नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। पहाड़ के इस सर्द मौसम में जहां मौसम का पारा निरंतर गिर रहा है, वहीं निकाय चुनाव का सियासी पारा दिनों दिन बढ़ रहा है। तमाम चाय की दुकानों से लेकर चौक चौराहों पर जो निकाय चुनावों की वोटें हैं, उनका गुणाभाग हो रहा है। मेरे साथ इस समय रुद्रप्रयाग नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद के लिए अशोक चौधरी जी ने नामांकन किया है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपके दर्शकों को, और आपको भी, और मुझे देखने वाले दर्शकों को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी जी, अब तमाम जो मुख्य रूप से 4 दावेदार इस नगर पालिका में हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन अपना करवाया है। पहले ये बताइए कि राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं, और इसीलिए हम दौड़ में बने हुए हैं। जब हमने 2013 की लड़ाई लड़ी तो हम दौड़ में थे, और जीतते हम रह गए। तो जाहिर तौर से जनता ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों को उनकी औकात दिखाई, उनके झूठे वादों जो उन्होंने किए और विकास नहीं कर पाई वो बताया, और मैं निरंतर दौड़ में हूँ, और आप परिणाम देख लीजिएगा, जनता जवाब देगी। प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच? मुझे बहुत बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। मैं जा रहा हूँ, गली कूचों में जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है न जाने कि ये लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि अतिशयोक्ति हो सकती है मेरी ओर से, लेकिन लग रहा है, मैं जब जा रहा हूँ, लोगों के चेहरे से, लोगों की आंखों से, लोगों के भावों से लग रहा है वे मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे शायद ऊब चुके हैं इस विकास से जैसा यहाँ पे हुआ है। लोगों की परेशानियां जस की तस हैं, क्योंकि हर दावेदार ये कह रहा है कि हम पूरी तरह से जीत रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आप जीत रहे हैं, लोग आपका साथ दे रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनके दुख को समझा है, मैंने उनके दर्द को समझा है। मैं यकायक चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और मुझे इतना शौक भी नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन मैंने उनकी पीड़ा को देखा, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निरंतर ये चुनाव जब नहीं भी लड़ता था मैं, तब भी मेरा सार्वजनिक जीवन था, और मैं जाता था लोगों के बीचों में। और पिछले 12 वर्षों से जब से चुनाव लड़ा है, उसके बाद तो निरंतर उनके बीच में, उनके दुख, उनके कष्ट, उनकी परेशानियां मैं निरंतर देख रहा हूं, और उनका साथ जितना मुझसे हो सकता है मैं उनका साथ देता हूं। राष्ट्रीय दल, क्योंकि भाजपा कांग्रेस की इसलिए यहाँ पे जिक्र महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका एक संगठन का ढांचा बहुत मजबूत है, सत्तारूढ़ वो पार्टियां हैं, उसके अलावा संगठन बड़ा तामझाम उनके पास है। आपके लिए शहर में चर्चा है कि सीमित संसाधन आपके पास हैं, गरीब प्रत्याशी एक तरह से कहेंगे कि आप हैं, तो कैसे पार पाएंगे? देखो, अदम गोंडवी ने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी टूटी रकाबी है। तो बहुत गुलाबी आप बाहर तस्वीर दिखा सकते हैं। राष्ट्रीय दल बहुत कह सकते हैं कि हमने बहुत खूबसूरत शहर बनाया है, लेकिन आप जब गलियों में गुजरेंगे, जब आप गरीब के घर में पर्दा हटा के झांकेंगे, तो आप पाएंगे कि गरीब को आने वाली योजनाएं बिल्कुल नहीं मिली हैं। आज भी वो योजनाएं न जाने कौन खा गया, कहाँ चली गई, आप देख लीजिए। मेरा शहर एक पूरा इलाका है, वहाँ के युवा नशे में धुत हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी काउंसलिंग कराने वाला कोई नहीं है, वे दंड के भागी नहीं है, वे पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए, उन्हें डॉक्टरी सलाह होनी चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं। बस विकास विकास विकास। कैसा विकास? जब हमने मानव का विकास नहीं किया, तो मानव की छाती के ऊपर आप एक कंक्रीट और लोहे की इमारत बना के विकास कहेंगे उसे? रुद्रप्रयाग नगर में अगर हम विकास के मॉडल की बात करें तो कैसा मॉडल आप देखते हैं? आपकी नज़र में कैसा मॉडल होना चाहिए? देखिए, मैंने अभी बात शुरू की, जब भी विकास का मॉडल होता है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई मुझे डेफिनेशन विकास की दे, कोई मुझे बताए नगर पालिका के कार्य क्या होते हैं। सभी कहते हैं विकास है। विकास में क्या? नालियां बनाई हमने, सड़कें बनाई हमने, लाइट लगाई हमने। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास है। वार्ड मेंबर होता है, अगर वार्ड मेंबर भी अपनी नाली की बात कर रहा है, लाइट की बात कर रहा है, और अध्यक्ष भी उस बात को कर रहा है, ये कैसा विकास है? अपनी अपनी जिम्मेदारियां सब निभाएं। नाली बहुत जरूरी है, रास्ते बहुत जरूरी है, सड़कें बनाएं, लाइट लगाएं, लेकिन जो अध्यक्ष है उसके भीतर एक
विजन होना चाहिए काम करने का। उसे शहर को देखना होगा। हमारा शहर आज भी पिछड़ा हुआ है, क्यों श्रीनगर हमारा हमसे 32 किलोमीटर है, लेकिन पिछड़ा क्योंकि वो शिक्षा को उसने अपनाया। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उस जमाने में वहाँ यूनिवर्सिटी की मांग हुई, और जब यूनिवर्सिटी की मांग हुई तो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो, आज वहाँ NIT है, मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कब का आ गया। और हम इतरा रहे हैं अभी किराए के भवन पे चलने वाले महाविद्यालयों पे, तो हमारा विकास का हमारा विजन कैसे होगा। हम दो चीज़ें होती कि मैं सीमित संसाधनों से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं बराबर मुकाबला कर रहा हूँ। लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, आप संसाधन झोंक कर कुछ दिन की चमक पैदा कर सकते हैं, आप कुछ बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन समय आते आते धीरे उफान कम होगा और लोग हमारे पीछे हमारे साथ खड़े होंगे। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल आपका विजन रहेगा कि इस क्षेत्र में काम करना है। अवश्य मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी चाहिए सेंट्रल में, शहर के बीचों बीच, चाहे हम उसे नगर पालिका भवन में बनाएं या कहीं भी बनाएं, हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि हमारा युवा भटके नहीं, कुछ किताबें पढ़े, हमारा बुजुर्ग वहाँ बैठे, कोई रिटायर्ड हैं हमारे बच्चे वहाँ जाएं तो आसपास में डिस्कशन करें, उन्हें हमारे बुजुर्ग कुछ बतलाएं। फिर यहाँ पे कोचिंग सेंटर जो होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे इंटर करते हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ना तो माँ बाप जानते हैं ना और लोग जानते हैं। वो बच्चे कहते हैं हम क्या करें, एक होड़ सी लग जाती है, BBA कर लो, MA कर लो, वो कर लो, BA कर लो, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। मेरे पास मेरे साथियों के बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, वो कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं। मैं उन्हें यहाँ लाऊंगा। जैसे इंटर के एग्जाम होंगे, कैरियर काउंसलिंग बच्चों की होगी, उन्हें बतलाया जाएगा आप कहाँ कहाँ कोशिश कर सकते हैं। निर्धन जो बच्चे होंगे उनके कोचिंग की व्यवस्था करवाई जाएगी। मेरा फोकस शिक्षा पे होगा। दूसरी बात, इस शहर में आप देखिए अराजकता, गाड़ियों की अराजकता है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, महिलाएं बच्चे स्कूल से बाहर निकल जा नहीं सकते, अकेले नहीं जा सकते हैं क्योंकि बंदरों की गैंग वहाँ खड़ी है। ये क्या हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका। जहाँ हमारा बुजुर्ग नहीं चल सकता है, जहाँ हमारी महिलाएं नहीं चल सकती हैं, हमारे बच्चे निष्कंटक नहीं चल सकते, छत में हम कपड़े नहीं सुखा पा रहे हैं, हम बाहर गेहूं नहीं सुखा पा रहे हैं, तो कैसा विकास है ये। तो इन चीज़ों को भी देखना होगा और इन चीज़ों का हल ही संपूर्ण विकास में आता है। रुद्रप्रयाग यात्रा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यात्रा से लाभ से वंचित रह जाता है रुद्रप्रयाग। बिल्कुल, देखिए रुद्रप्रयाग यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है और रुद्रप्रयाग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा धाम है। यहाँ पे नारद जी को संगीत का ज्ञान शिव ने दिया है। नारद शिला 2013 में जो आधा टूट गई थी, उसका कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। आज लोग जूते चप्पल लेके उसके ऊपर खड़े हैं। वो रास्ता संपूर्णानंद जी ने, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के 1962 में बना था, तमाम लोगों ने उसमें मदद की थी। वो आपदा में टूट गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से एक घाट बना जो हर साल अब ढक जाता है, लेकिन हमें उस नारद शिला को बचाने का प्रयास करना चाहिए था। ये दिव्य नगरी थी, लगना चाहिए था कि यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, यात्री आना भी चाहते हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अगर मेन मार्केट में गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, सीधे यहाँ से चलना होता है गाड़ी, ये मतलब गुजरने का स्थान है। अब वो सुविधा भी खत्म हो गई, अब बाईपास से गुजरेगा, तो यात्रा का यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं। थोड़ा अगर पार्किंग बने, हमारे छोटे छोटे घूमने के स्थान बने, कोटेश्वर के बारे में बताने वाले मानचित्र कहीं पे बने, कुछ लेख लिखे हों, उमरा नारायण के बारे में, हरियाली देवी के बारे में, छोटी छोटी जितने स्थान हैं। हमारे इससे आगे चोपड़ा की तरफ बहुत पौराणिक मंदिर हैं, ये क्योंकि वैली जो है शिवमय भूमि है, वहाँ पे शिवलिंग बहुत सारे मिलते हैं। उमरा नारायण कोई बताए तो यात्री रुकेगा और घूमेगा, उसका पैसा हमें मिलेगा। अच्छा, राष्ट्रीय दलों की भूमिका कहाँ देख पा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रीय दल ओवरऑल लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाजपा कांग्रेस, क्या इनकी भूमिका इन निकाय जो छोटे सरकारें जो होती हैं इनमें कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, हम उनकी भूमिका नकार नहीं सकते, आखिर बड़े संगठन है और ग्रास रूट तक उनके संगठन होता है, उनके लोग होते हैं, लेकिन इसका लाभ उन्हें जरूर है ताकि उनका एक संरचनात्मक संगठनात्मक ढांचा खड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब लोग बात सुनते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं, तो वही लोग तो हमें वोट देते हैं। भाई, जब राष्ट्रीय दलों भाजपा कांग्रेस का वोट, पिछली बार मैं 750 से ऊपर वोट लाया, तो मेरा अपना वोट तो था नहीं, किसी न किसी दल का था, या तो भाजपा का था या तो कांग्रेस का था, कहीं ना कहीं का तो था। तो ऐसा ही होता है, जब आप अपनी बात डंके की चोट पे कहते हैं, सत्य कहते हैं, तर्कों के आधार पे कहते हैं, तो वो लोग आते हैं।
केदारनाथ में आपने परिणाम देखा होगा, निर्दलीय प्रत्याशी को 9,500 से ऊपर वोट मिला। किसका वोट था? भाजपा या कांग्रेस का? तो ऐसा नहीं, व्यक्ति अगर आप समझाने में सफल हुए तो वोट किसी का नहीं रहता है, उस व्यक्ति का होता है जो समझाता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय दलों के जो चुन के आते हैं उनको चलाने वाले कहीं और से रिमोट? बस हम यही कह रहे हैं, अपनी स्थानीय निकायों में ये प्रथम सरकार होगी शहर की, तो शहर की तो इसमें निर्दलीय ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे किसी भी राष्ट्रीय दल का चुन के आता है, उसका आका देहरादून में होगा, देहरादून वाले का आका दिल्ली में होगा। तो आकाओं से चलने वाले विजन पैदा नहीं करते हैं, वो आदेश पैदा करते हैं। आप देश में इस तरह की घटनाएं लगातार देख लो, अपने विजन से, अपने दिमाग से कोई काम नहीं हो रहा है। एक प्रदेश ने जो घोषणा कर दी, दूसरा प्रदेश उसे देख के वही घोषणा कर रहा है, चाहे वो विध्वंसक घोषणा हो। तुम मुख्यमंत्रियों के बीच में होड़ लगी हुई देख लो, तो वही यहाँ होना है। तो इसीलिए सृजन और बुद्धि और विवेक से काम करने वाला और विजन, जो स्वतंत्र विजन हो, जनता की आवाज हो, जनता के विजन के अनुसार काम करे, वो लोग चाहिए, वो निर्दलीय ही कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग नगर पालिकाओं में हर आदमी नाली, सड़क, इन पे बात करता है, लेकिन जो छोटे छोटे रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, महिलाओं को कैसे, जो महिला के समूह बने उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, युवाओं को कैसे रोजगार, इस पे क्या विजन है आपका? क्या मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, हम सरकार की तरफ एक तक निहारते कि नौकरी देंगे, या कई लोग हमारे बीच से कहते हैं कि हम नगर पालिका में तुम्हें नौकरी देंगे, हमें वोट दो। जी ऐसा, ये बिल्कुल झूठी बात है। आप नौकरी दे ही नहीं सकते। और हम अपने बच्चों को कामगार बनाएं, नौकरी देने वाला बनाएं, वो हम कर सकते हैं। इतने स्वयं सहायता समूह है यहाँ पे हैं। हम अगर थोड़ा मेहनत करें तो महिलाएं, जो तमाम महिलाएं हैं, घर में बैठी महिलाएं, बेरोजगार हैं, असहाय हैं, उनको हम रोजगार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये नगर पालिका हर स्वयं सहायता समूह को दे रही, मदद कर रही है। उनसे प्रोडक्ट्स हम अब खरीदें, उसके आउटलेट्स हम यहाँ पे बनाएं, उन सामानों को हम बेचें। नंबर एक बात युवाओं के लिए है, हम युवाओं को कहते हैं कि बस तुझे नगर पालिका में नौकरी दे दूंगा, तुझे दुकान दे दूंगा। ये बहुत सीमित चीज़ें हैं। दुकान से क्या होगा? कितनी दुकानें यहाँ पे चलेंगी? ठीक है, जितना हो सकता हम दुकानें बनाएंगे, जहाँ पे होगा देंगे, लेकिन इससे नहीं होगा। मेरा जो है अपना जो विचार है कि हमारी बहुत सुंदर जगह है नगर पालिका, कंडोलिया जैसा पार्क क्या यहाँ विकसित नहीं हो सकता है? बहुत सुंदर पहाड़ी मेरे सामने, तो हम उसको विकसित करें। एडवेंचरस जो रॉक हैं, हम रॉक क्लाइंबिंग के वो करें। हम जितने भी गेम्स हैं बच्चों के हैं, ये सारी चीज़ वहाँ करें, युवाओं के हाथों में सौंपे। वो जितना मुफीद किराया होता है 10-20 रुपये वो अपना ले। ये नदी के नीचे दुनिया भर का आपको वाटर स्पोर्ट्स के लिए करें, सरकार से बात करनी होगी ना। हालांकि एक नेशनल वाटर पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़े, लेकिन इतना सारा मिनरल्स हमारे पत्थर के रूप में, रेत के रूप में पड़ा हुआ है, हर साल आता है, हर साल बहता है। उसको हम प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें सरकार से बात करके, और उसका हिस्सा सरकार को जाएगा तो राजस्व में वृद्धि होगी, शहर बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, उससे हो सकता है। आखिरी सवाल है, क्योंकि अब करीबन 20-21 दिन है, लंबा समय काफ़ी है, इन बीच काफ़ी समीकरण बदलेंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे और किस तरह से इस टाइम को मैनेज करें? ये सच में बहुत क्रूशियल समय है। जैसा हम देख रहे हैं, जितने हमारे युवाओं पे नज़र रखी जा रही हैं और उन्हें बर्बाद करने की पूरी एक षड्यंत्र किया जा रहा है, उन्हें नशे में धुत किया जा रहा है। तो मेरा अपनी युवाओं से और माता, विशेष तौर से माता बहनों से उम्मीद है, उनसे मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। अगर वो बच्चा शराब पी के आता है और वो बच्चा कहीं से कुछ गलत नशा करके आता है, उसे अवश्य पूछें वो कहाँ से आया है, उसने कहाँ से किया है, क्या वादा किया है, और ज़रूर देखें कि अपने विकास, आपका विकास कैसे होगा, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे कैसे मेहनत करके रोजगार पाएंगे, इस शहर में कैसे हम सुरक्षित होंगी। और एक बात और बता रहा था मैं आपको, मैं भूल गया उसे बताना, कि यहाँ पे एक समस्या मैंने देखी है कि नेपाल के बहुत मजदूर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत, लेकिन उनके लिए एक निश्चित जो किराए की पॉलिसी है, जो सामान ढुलाई की पॉलिसी नहीं बनी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम हर चौराहे पे, जैसे डाट पुल से महादेव मोहल्ला, या डाट पुल से पुनाड़, या इधर पुल से बेलनी, हर जगह जहाँ भी वो लगे, बोर्ड लगे, और किराया निश्चित किया जाए कि भाई इतना किराया की होगा, उससे ज़्यादा वो ले नहीं पाएगा। कोई कहता है एक सिलेंडर के 200, कोई कहता 50, कोई कहता 100, तो विसंगतियाँ खत्म होंगी। दूसरी बात,
हमारी कई जगह सड़कें नहीं हैं तो वहाँ नेपाली सिलेंडर ले जाने में आनाकानी करते हैं, बहुत रेट बोलते हैं। महिलाएं अकेली हैं, वृद्ध हैं, वो नहीं ले जा पाती हैं। तो मेरा उनके लिए ये ऑफ़र है कि वे नगर पालिका में जब हम पहुँचेंगे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं, मिनिमम चार्ज में उनके घर तक मैं सिलेंडर पहुँचाऊँगा। ये मेरा उनसे वादा है। और महिलाओं से, माताओं से हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप स्वयं अपने घर की, आप गृह लक्ष्मी कहलाती हैं, लेकिन आप रानी लक्ष्मी बाई भी बने और देखें, नज़र रखें अपने बच्चों पे, कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे, कहीं आपका प्रत्याशी जो आपके विकास की बात कर रहा है वो विनाश की ओर तो आपके बच्चों को नहीं ले जा रहा। ये जरूर ध्यान रख के मेरा सबसे अपील है, हाथ जोड़ के। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी रुद्रप्रयाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए अशोक चौधरी जी। हालांकि अभी समय काफ़ी है चुनाव के लिए, देखना ये होगा कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में हाजिर होंगे। नमस्कार।